हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने वन एग्जाम डॉट इन पर और टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो अपना मुद्दा है, जो डिस्कशन है, वो है मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास जिसको आप कह सकते हो। मेरा इस पूरे लेक्चर का इसका पर्पज़ ये है कि हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का आने वाला एग्ज़ाम है, डेट्स जो है लगभग अनाउंस हो चुकी है, शेड्यूल जो है वो आरपीएससी ने जारी कर दिया है। और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम है, अब उनमें 40 से 45 दिन का मुश्किल से समय बचा है। और अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तो और जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट कर रखा है अपना, तो उन सब के लिए जो कॉमर्स सब्जेक्ट से अपीयर हो रहे हैं, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग, आपको अगर याद है, पता होगा वैसे तो, अपना जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, वो सिलेबस जो है किस तरीके से दे रखा है। उसके अंदर 3 लेवल दे रखे हैं, 11th एंड 12th लेवल। फिर मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ, 11th 12th लेवल, फिर ग्रेजुएशन लेवल, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। सिलेबस जो है वो 3 लेवल्स पे बांट रखा है, ठीक है, जो अपना कॉमर्स का है। अच्छा, ये बात उनके लिए भी रेलेवेंट है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, या अलग अलग टीचर से पूछते हैं कि भाई कौन सा हमें टॉपिक ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है जो सिलेबस में दे रखा है, फिर भी तो उस बात का जवाब भी आपको इस डिस्कशन में मिल जाएगा। अच्छा, पहले बता देता हूँ, आज के इस सेशन में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट जो रिवीजन है आपका क्विकली मैं करवाऊंगा। और सबसे खास बात इस रिवीजन की ये होगी, जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, किस तरीके से पूछे गए, उन एस्पेक्ट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस एक लेक्चर के अंदर। और जो आरबीएससी की 11th-12th की किताबों के अंदर जो बातें दे रखी है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्हें भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। तो 11th-12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल, ये है 110 नंबर का, 110 नंबर का, और ये है 20 मार्क्स का। तो टोटल हो गए कितने, 240 मार्क्स। और 60 मार्क्स का वो एजुकेशन, साइकोलॉजी वगैरह वो चीज़ें हैं। तो इस 240 मार्क के अंदर आप अगर देखोगे, 90% पोर्शन जो है 11th-12th और ग्रेजुएशन लेवल का है, 90% पोर्शन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी दे रखे टॉपिक है, लेकिन उनका जो वेटेज है वो क्या है, काफ़ी कम है। ओके, तो आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, इन हार्ड और एडवांस लेवल के टॉपिक्स की बजाय आप प्रयास करें जो 11th और 12th लेवल के टॉपिक्स हैं और जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, वो आपके कंठस्थ होने चाहिए, वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अब वो भी दोनों 50-50% वेटेज रखते हैं, तो आप यूँ देखें तो करीब पूरे सिलेबस का आधा हिस्सा सिर्फ 11th-12th लेवल आप करके जाओगे अगर स्ट्रांगली, तो आधा पोर्शन तो वहीं पे कवर हो जाएगा। 40-45% जो है आपका सिलेबस सिर्फ 11th-12th लेवल का है। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को मैनेज करके चलिएगा। मेरा जस्ट ये बताने का ये पर्पज़ है कि 11th-12th के अंदर बेसिक चीज़ें हैं, जहां आपको आरबीएससी की जो किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या एनसीईआरटी, इस तरह की जो बेसिक किताबें हैं उनमें से आप पढ़ें। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, एग्जाम में वही क्वेश्चन बन के आते हैं, कहीं दूसरी दुनिया से क्वेश्चन नहीं आते। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई तीसरी किताब से या कोई तीसरे सोर्स से आ जाएंगे। 100% जो है आपके इन्हीं बेसिक किताबों में से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है ग्रेजुएशन लेवल, वहाँ थोड़ा सा और एडवांस लेवल की चीज़ें, ठीक है। तो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं 11th-12th लेवल के अंदर जो भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, 11th और 12th लेवल के अंदर जो भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, 3 टॉपिक दे रखे हैं। पहला टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास। सेकंड है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भारत में जो आर्थिक सुधार हुए वो। और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट,
बेरोजगारी, रोजगार और उससे जुड़ी हुई बातें। ये 3 टॉपिक दे रखे हैं आपके 11th-12th लेवल के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर। आज के इस सेशन में हम इन तीनों को जो है क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे क्विकली। और मेरा प्रयास रहेगा, मैंने जो चीज़ बताई, जो NCERT RBSC की किताबों में छोटे से छोटा पॉइंट दे रखा है, मैंने वो भी इसके अंदर कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अगर आप इन क्लासेस को ही थोड़ा तसल्ली से, इन PPTs को तसल्ली से देख लोगे तो आपका काफ़ी सारा जो एरिया है वो कवर हो जाएगा। 99% इसके अंदर इन तीनों टॉपिक्स के अंदर कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक ज़रूरी सूचना, टेस्ट सीरीज अभी पब्लिश की है, जिसके अंदर एवरी संडे, आज जो है पहला संडे है, आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है अभी लाइव है, अवेलेबल है, आप जाके दे सकते हो। इस टेस्ट सीरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने एफर्ट, समय, जो अपनी मेहनत है डाली है, और हर एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल चुन चुन के इसमें ऐड किया है। हर फैकल्टी ने अपने अपने सब्जेक्ट का, मतलब हमारी तरफ से जो हम बेस्ट दे सकते थे वो हमने इस टेस्ट सीरीज़ में दिया है। तो आप फर्स्ट जो टेस्ट है वो आपके कोर्स में भी ऐड कर दिया गया है, प्लस जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, अगर सारे ये टेस्ट सीरीज बाय करना चाह रहे हैं तो उनके लिए 50% डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है, सेपरेट कोर्स अपने oneexam.in ऐप पे। और जो लोग नए हैं या कोर्स से एनरोल नहीं है, वो लोग भी चाहे तो इसके अंदर अपना भाग ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब डिस्कशन के ऊपर। रूरल डेवलपमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मुद्दा आता है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब, ग्रामीण विकास का मतलब ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरियाज जो कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड है, मतलब ऐसे क्षेत्र जो कम विकसित है। जहां विकसित होने का मतलब क्या है कि जहां लोगों के जीवन स्तर जो है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या है, बैकवर्ड है, वो क्या है, पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे एरियाज को डेवलप करना, ऐसे एरियाज का डेवलपमेंट करना, वहाँ के लोगों के जीवन का स्तर ऊपर लेके आना, ये क्या कहलाता है, ग्रामीण विकास कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हम लोग सुनते हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, अविकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश। तो ये कैसे क्राइटेरिया तय होता है कि ये विकसित है, ये विकासशील है, ये अविकसित है? तो इसे तय करने के लिए क्या कर रखा है, ऐसे कोई क्लियर कट पैमाना नहीं है, बट सबसे मेजर जो रोल होता है वो वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कि वहाँ के लोगों का जीवन का स्तर कैसा है, लोग अपना जीवन कितना बेहतरी से जो है वो गुजार कर रहे हैं। तो अगर डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चीजें आती है, हेल्थ, एजुकेशन, फैसिलिटी, उनकी इनकम, ठीक है, कंफर्टेबल कितने हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, सब चीजें ओवरऑल जो एक व्यक्ति को कंफर्ट लाइफ के लिए चाहिए, वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर शामिल होते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर करना कौन से लोगों का, जो रूरल एरियाज में, जो बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब रूरल डेवलपमेंट जब हम बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या विशेषता है? सबसे पहले बैकवर्ड एरियाज है, ग्रामीण है इसका मतलब बैकवर्ड, ऐसा जरूरी भी नहीं है, कुछ गांव हो सकता है डेवलप्ड भी हो, बट जनरली जो रूरल एरियाज है वहाँ डेवलपमेंट सिटीज के कंपैरिजन में, अर्बन एरियाज जो शहरी क्षेत्र है उनके तुलना में क्या है, कम डेवलपमेंट है। तो बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम है, मानव का विकास जो है वो भी कम हो रखा है। मानव का विकास यानी वहाँ लिटरेसी रेट, अगर आप शिक्षा साक्षरता दर देखोगे वो भी कम है, हेल्थ फैसिलिटीज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ठीक है, इस तरह की जो ये बेसिक एक कम्युनिटी के लिए, एक समाज के लिए ज़रूरत होती है, उनकी भी क्या होती है, कमी होती है, लो होती है। मतलब हॉस्पिटल है तो प्राइमरी लेवल का है, स्कूल है तो छोटी है, उसके अंदर टीचर नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, सारे तरह के कंप्यूटर, मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है, कंपेरेटिव टू एक अर्बन क्षेत्र के अंदर, एक शहरी क्षेत्र के अंदर जो सुविधाएं हैं। तो आप कहोगे इसमें सर क्वेश्चन क्या आ सकता है? यही तो बात है, आप चीजों को समझ लीजिए। क्वेश्चन आएगा तो आप ऑटोमेटिकली, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आया कि रूरल डेवलपमेंट के संबंध में आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती या कौन सी विशेषताएं होती है, तो
बैकवर्ड एरियाज होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का स्तर काफ़ी कम है, मतलब मानव का जो विकास है, जो सुविधाएं हैं वो कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, बिजली, पानी, जल, ये सब। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग गाँवों के अंदर किस पे निर्भर है, कृषि के ऊपर निर्भर है। ओके, अब इंडिया की मेजर प्रॉब्लम भी यही है कि इंडिया के अंदर 70% करीब 60 to 70% यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, रूरल एरियाज में रहती है, गाँव में। और रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है, 90% से ज़्यादा डिपेंडेंस किसके ऊपर है, कृषि के ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर है। अब जब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है तो उनके पास दूसरे कोई सोर्सेज नहीं है आय के, सिर्फ एकमात्र सोर्स क्या है, कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब वहां अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, जो फार्म है यानी जो खेत है, उस खेत के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करनी पड़ेगी। और नॉन फार्म, क्या बोलते हैं उसको, नॉन फार्म, मतलब खेत के अलावा कुछ आय के सोर्सेज निकालने पड़ेंगे, जैसे पशुपालन हो गया या इस तरह की कोई तालाब के अंदर मछली पालन कर दिया, छोटी छोटी एक्टिविटी जिनसे क्या कर सके वो खेत के अलावा भी अपनी जो है कुछ आजीविका अर्ज कर सके, ठीक है। इस डिपेंडेंस को, इस निर्भरता को क्या करना, कम करना। तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब इसमें मकसद होता है हमारा क्या, डाइवर्सिफाई करना नॉन फार्म और फार्म एक्टिविटीज को। ये खेत के ऊपर जो एक्टिविटी होती है उसमें भी सिर्फ कुछ ही फसलों पे निर्भर होने के बजाय कुछ डाइवर्सिफाई करना, कुछ फैलाव करना, और फार्म के अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज, डेयरी, पोल्ट्री, इस तरह की चीजें को बढ़ावा देना। फिर पॉवर्टी, गरीबी गांवों की सबसे बड़ी समस्या है। 1/3 जो है रूरल इंडिया के अंदर लोग क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। फिर जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए कि 1991 के अंदर आपको पता हो तो 1991 में भारत के अंदर आर्थिक सुधार हुए, रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी रिफॉर्म्स जिनको बोलते हैं। उसके बाद हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ आई है, सिवाय किसको छोड़ के, एग्रीकल्चर को छोड़ के। ऐसा जरूरी नहीं है इस स्टेटमेंट जो मैं वाक्य कह रहा हूं कि हर साल जो है ग्रोथ हुई है, जनरली ग्रोथ देखी गई है हर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ में ज्यादा तेजी नहीं आई है, ग्रोथ में कमी आई है। नेगेटिव में नहीं है, मैं कह रहा हूँ ग्रोथ में कमी आई है। 10% इंडस्ट्री बढ़ रही है तो ये 2%, 3% ही ग्रोथ हो रही है। और उसका मेजर कारण एक ये माना गया है कि इन रिफॉर्म्स के होने के बाद जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता था, जो सरकार की तरफ से कृषि के ऊपर पहले जो खर्चा किया जा रहा था, उस खर्चे के अमाउंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी उसको कम कर दिया, खत्म कर दिया काफी हद तक, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरकार पैसा अभी भी एमएसपी के जरिए अलग अलग जगह लोगों को जो है पैसा दे रही है, किसानों को, बट क्योंकि गवर्नमेंट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो पहले कृषि पे वो करते थे जीडीपी का जितना परसेंट, अब वो उतना नहीं करते। तो जो कृषि का विकास है, डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ रेट भी 3% के आसपास आ गई। क्योंकि उसका कारण क्या है, डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिंस 1991। 1991 के बाद जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकार का इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स है, आप इन्हें ध्यान रखें। एक बार क्विकली मैं बता देता हूँ वापस से। बैकवर्ड एरियाज होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, लोगों का जो विकास है वो कम है, लिटरेसी, हेल्थ, अदरवाइज। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी, ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस है, वहां पे जरूरत है नॉन फार्म, कृषि के अलावा कुछ आय के स्रोत जनरेट किए जाए, और फार्म के ऊपर यानी खेत के ऊपर ही कुछ दूसरे। फिर पॉवर्टी, फिर एग्रीकल्चर की लो ग्रोथ रेट, क्योंकि ज्यादातर 90% ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर में, 1/2 वैसे ही गांवों के अंदर रहते हैं, और वो 2/3 के अंदर ज्यादातर जो है कृषि के ऊपर निर्भर है, और उस कृषि की ग्रोथ रेट क्या है, कम है, और सरकार का उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी काफी कम हो गया। अब दूसरा मुद्दा आता है ग्रामीण के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग। सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। अगर आप चीजों को लॉजिकली समझोगे तो चीजें आपके लिए आसान रहेगी, आपको ये बिना पढ़े आप आंसर दे पाओगे। मैंने बताया ये इंडिया है, इंडिया में सिर्फ 1/3 लोग ही जो है वो अर्बन एरियाज में है, करीब 2/3 जो है वो कहाँ पे है, रूरल एरिया, ग्रामीण। रूरल एरिया किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब
अर्बन एरियाज के अंदर बिजनेस करना हो, कोई सर्विस देनी हो, तो आपको क्या मिल जाता है बताओ? इजीली लोन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी, हर तरह की सुविधाएं जो है वो शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है। बट रूरल एरियाज में मेन दिक्कत क्या है? इनका मेन उत्पादन जो है वो क्या है? कृषि है। भाई ये लोग क्या बनाते हैं? कृषि के जो अनाज वगैरह यही उत्पादन करते हैं। और ये जो कृषि है इसकी मार्केटिंग का मतलब एडवर्टीजमेंट ही नहीं होता। सुनिएगा, मार्केटिंग का मतलब खेत में फसल काटने से लेके उसको छांटना, तैयार करना, पैकिंग करना, बेच के आने तक की सारी एक्टिविटीज। जैसे एक फैक्ट्री में कार बनी, उस कार के बन के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसने सेल्स डिपार्टमेंट को दे दी। अब उसको वो उसके अंदर जो भी पैकिंग करनी है, उस प्रोडक्ट को तैयार करना, उसकी एडवर्टीजमेंट करना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये पूरा मार्केटिंग कहलाता है। मतलब फैक्ट्री से लेके जो कंज्यूमर तक पहुंचता है उसमें जो भी एडवर्टीजमेंट, सेल्स, उसकी पैकिंग वगैरह सारी चीजें, उसकी प्रोसेसिंग, ये सब किस में आती है? मार्केटिंग में। अब कृषि के अंदर जो उत्पादन होता है वहां मार्केटिंग की गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं है। उस अनाज को जो है औने पौने भाव में क्या करना पड़ता है? उन्हें बेचना पड़ता है। और उसका रीजन क्या है? मार्केटिंग फैसिलिटीज का अवेलेबल नहीं होना। ना स्टोरेज की फैसिलिटी है, आपको बेचना ही पड़ेगा अदरवाइज खराब हो जाएगा। ना उसकी पैकिंग के लिए, ना उसकी प्रोसेसिंग के लिए। भाई अगर गेहूं बेच रहे हो आप 8 रुपए किलो, तो वहीं पे अगर आप आटा बेचोगे तो 10 रुपए 15 रुपए किलो बिकेगा। तो उसको प्रोसेस करने के लिए अगर आपके पास फैसिलिटी है, मिल है, तो वहाँ के लोकल किसान क्या कर सकते हैं? आटे के पैकेट्स बना के बेच सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की कमी, एक तो मार्केटिंग बड़ा इश्यू है। दूसरी बात, अगर ये सब चीज़ें करनी है तो उसको क्रेडिट भी चाहिएगा। क्रेडिट यानी पैसा उसको उधार चाहिएगा। भाई उसको तो ज़रूरत है, गुजारा करने के लिए पैसा तो चाहिएगा। तो अगर उसको कहीं से पैसा मिल जाए तो वो मार्केटिंग की इन एक्टिविटीज़ के लिए समय दे सकता है। अदरवाइज तो आज फसल आई, आज ही बेचनी है, क्यों? पैसों की ज़रूरत है, वो उसको रख ही नहीं सकता। फिर खेत के अंदर कुछ नया बीज लाना है, कोई खाद लानी है, फेंसिंग करनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, फिर घर की जो पर्सनल नीड्स होती है, सब के लिए पैसा चाहिए। तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी मतलब उधार की उपलब्धता जो है वो बहुत कम है। आपको साहूकार बनिए, जो लाला सेठ टाइप के लोग हैं, उनसे पैसा लेना पड़ता है, रिलेटिव से पैसा लेना पड़ता है। फिर वहाँ पे मन चाहे जो है वो क्या किए जाते हैं? इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं और डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। मतलब जो एक उधारी का जाल होता है जिसके अंदर आदमी मूल कभी नहीं चुका पाता, हमेशा ब्याज ही चुकाता रहता है। लाला को देने के लिए माँ के कंगन भी जो है देने पड़ते हैं, तब जाके लोन क्या होता है? चुकता है। तो वो स्थिति रहती है। तो अगर गवर्नमेंट का प्रयास है कि एक तो मार्केटिंग के लिए जितना किया जाए और लोगों के लिए जो उधार, उनको पैसा इजीली अवेलेबल हो जाए ताकि उनका जीवन क्या हो? थोड़ा आसान हो। तो नेक्स्ट 2 इश्यूज जो हम पढ़ रहे हैं, क्रेडिट एंड मार्केटिंग। बात समझ आई ये क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखिए, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी, जो ग्रामीण इकोनॉमी है, वो डिपेंड करती है कि कितनी पूंजी जो है वहां निवेश हुई। कैपिटल यानी पूंजी, और पूंजी के बारे में बहुत बता चुका हूं। पूंजी वो पैसा है जो क्या होता है? किसी बिजनेस के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। एक तो हुआ पैसा आपने 10,000 डाला, आप कल वापस निकाल लो, तो वो पैसा काम नहीं आता। 10,000 डाले आपने 1 साल के लिए, तो अब उस 10,000 से आप क्या कर सकते हो? 1 साल तक कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, उसको बोलते हैं पूंजी। तो जितनी कैपिटल इन्फ्यूज होगी, जितनी कैपिटल डाली जाएगी इस क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, सड़कों के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज फैसिलिटीज, फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, ये सब चीज़ें जब आएगी तब जो है वहाँ पे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड मतलब फसलें जो है आज आपने उगाई, तो ऐसा नहीं है कल जो है इसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी फसलों में लगता है। कॉमर्शियल फसलें तो और ज़्यादा, कोई पेड़ लगाया अनार का तो 2 साल 3 साल बाद फसल आएगी। अब जो इतना लंबा समय है, 1 साल 2 साल 3 साल, इसमें सर्वाइव करना जो है मुश्किल होता है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको क्या चाहिएगा? पैसा उधार चाहिएगा ही चाहिएगा। क्रेडिट होगा तभी आप ये काम कर पाओगे। डेट ट्रैप में बता चुका हूँ, हाई इंटरेस्ट रेट और मैनिपुलेशन अकाउंट्स यानी हिसाब किताब, किसान जो है अनपढ़ है तो
वो जो है बनिया कुछ भी कर सकता है, या जो सेठ साहूकार है वो कुछ भी कर सकता है। बनिए का मतलब आप इसको पर्सनल ना लें कोई भी। नेक्स्ट, अब इंडिया ने जो है अपने जो बैंकिंग की फैसिलिटीज है, आपको पता है इंडिया के अंदर बैंक्स है जो आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त। बैंकों की ज़्यादातर ब्रांचेज कहाँ होती है? सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई इनकी जो है बैंकिंग फैसिलिटी चालू करना नहीं चाहता। क्यों? इतने कस्टमर नहीं है, रिकवरी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कैसे गाँव में बिजनेस करना है। सिटीज़ में तो क्या होते हैं, 20-50 हज़ार पॉपुलेशन के ऊपर एक ब्रांच खोल दी तो उनको अकाउंट होल्डर मिल जाते हैं, पैसा होता है, सब होता है। गाँव में ना लोग पढ़े लिखे, ना इतना पैसा है कि वो बैंकों में डालेंगे, तो कोई भी बैंक वहाँ ब्रांच खोलना नहीं चाहती। तो गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए, उसमें से आप एक दो चीज़ें याद रखिए। 1969 में गवर्नमेंट ने सोशल बैंकिंग की शुरुआत की। सोशल बैंकिंग क्या होती है? सोशल यानी सामाजिक। गवर्नमेंट का मकसद था कि भाई बैंक जो है, लोग बैंक को एक संस्था की तरह देखते हैं कि भाई हमें तो लोन देगा नहीं, बैंक हमें क्यों लोन देगा। जाहिर सी बात है, ख्याल आता है किसान के या एक गरीब व्यक्ति के। गवर्नमेंट ने कहा है हम बैंकों को लोगों के पास लेके जाएंगे, उस कम्युनिटी का, उस समाज का हिस्सा बनाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई वो बैंक से जुड़े, भले आप लोन लो मत लो, आप अकाउंट ओपन कीजिए, धीरे धीरे आपका व्यवहार होगा बैंक के साथ। तो ये सोशल बैंकिंग एक अप्रोच है जो शुरू की गई 1969 के अंदर। 69 में ही आपको पता हो तो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। और मल्टी एजेंसी अप्रोच। मल्टी एजेंसी का मतलब सरकार ने कहा कि ये जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जो बड़ी बैंक है एसबीआई, पीएनबी, ये कॉमर्शियल बैंक है, सिर्फ इन बैंक के भरोसे हम पूरे ग्रामीण क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अलग अलग एजेंसीज लगाई, जैसे आरआरबीज होती है, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह की अलग अलग, नाबार्ड, अलग अलग एजेंसियां बनाई कि ये सब मिलके जो है क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे। जो एग्जिस्टिंग बैंक काम कर रही है कॉमर्शियल, वो तो है ही, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज, ये जो है इनको भी अलग अलग एजेंसियों को लगाया ताकि सब मिलके गांव की जो आवश्यकता है क्रेडिट की, उसको पूर्ति किया जा सके। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्या? सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी। मल्टी यानी एक से अधिक, एजेंसी यानी संस्थाएं, अप्रोच यानी नीति। ठीक है, बहु संस्था नीति। फिर नाबार्ड बनाया गया 1982 के अंदर। 1982 के अंदर किसकी स्थापना की गई? नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, ठीक है, नहीं है तो देख लेना। नाबार्ड का फुल फॉर्म, मतलब बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ सकते हैं। ये कमेटी थी, शिवरमन कमेटी, जिसकी जो है गाइडेंस, वो रिकमेंडेशन पे ये नाबार्ड खोली गई। नाबार्ड, ध्यान रखिएगा, नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देता। ऐसा नहीं कोई किसान जाके सीधा साहब लोन दीजिए, नाबार्ड ने लोन दे दिया। नाबार्ड जो है एक आरबीआई की तरह रेगुलेटिंग बॉडी है। जैसे आरबीआई से हम लोग लोन नहीं देते, नाबार्ड क्या करती है, उन सारी संस्थाओं को पैसा देती है, लोन देती है। जो संस्थाएं आगे क्या करते हैं, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या करते हैं, पैसा देते हैं। जैसे कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक यानी नॉर्मल बैंक है और वो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देने जा रही है तो वो भी क्या कर सकते हैं, नाबार्ड से ले सकती है। कोऑपरेटिव बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है। आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक, वो भी क्या कर सकती है इससे। लैंड डेवलपमेंट बैंक होती है। तो ये जो संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा दे रही है, वो संस्थाएं, जैसे नॉर्मल बैंक आरबीआई के पास जाता है, ये संस्थाएं क्या कर सकती है, नाबार्ड जो है इनको फंड करता है, इनको पैसा देता है। तो ये नाबार्ड, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आरबीआई से अलग गांवों के लिए एक सेपरेट जो है कृषि और गांव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है, इसके नाम में ही आ जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन, आपको पता ही है, हरित क्रांति जो है, उसके अंदर हमारा कंजम्पशन से फोकस जो है प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हो गया। मैं देख रहा था कल, अभी आपको पता है हमने आज़ादी का वो 75 वर्ष जो है वो पूरे किए हैं और उसके अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया सबने। तो इस पे एक कार्यक्रम आया था अभी
कि जो 75 ईयर्स के अंदर जो 75 प्राइम 15 अगस्त हुए, उन 15 अगस्त के ऊपर आपको पता हो तो प्रधानमंत्री जो है लाल किले से क्या करते हैं, भाषण देते हैं हर 15 अगस्त को। और 26 जनवरी को कौन देते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो है उसके मुखिया होते हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। और वो स्पीच बड़ी मायने रखती है, वो बेसिकली डायरेक्शन होती है कि इस साल गवर्नमेंट का, पूरे देश का किन चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। जैसे 2014 के अंदर मोदी जी आए, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र किया, जनधन खातों का जिक्र किया, मतलब गवर्नमेंट का फोकस था कि हम साल भर इन चीज़ों को, तो मेन हाइलाइट्स होती है बेसिकली पूरे देश की। तो उस कार्यक्रम के अंदर 75 साल के जो प्राइम मिनिस्टर के स्पीच थे उनकी वो समरी बता रहे थे कि किस किस तरीके से किस किस प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या इश्यूज एड्रेस किए। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे 1967 के अंदर, उससे पहले जो नेहरू जी थे, नेहरू जी जब स्पीच देते थे 15 अगस्त को, तो वो हमेशा एक चीज पे फोकस रखते थे, क्योंकि आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, भूखमरी बहुत बड़ी समस्या थी। 2/3 पॉपुलेशन जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे थी, 2/3 मतलब सिर्फ 1/3 लोग ही थे जो सिर्फ 2 वक्त का खाना खा सकते थे, ये हालत थी। क्योंकि आजकल हमें गेहूं की, इन चीज़ों की कमी महसूस नहीं होती, तब अकाल पड़ते थे, ना इतनी नहरें थी, ना सुविधाएं थी, ना खेती होती थी, फसलें बर्बाद हो जाती थी, बहुत ज़्यादा ये स्थिति खराब थी, हमें गेहूं वगैरह ये इंपोर्ट करना पड़ता था। प्लस सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इंडिया के अंदर ये पंजाब जो था पूरा, ये गेहूं उगाने वाला, और इधर बंगाल जो है वो चावल उगाने वाला, ये दोनों किसके पास चले गए, पाकिस्तान के पास चले गए। ये ईस्ट पाकिस्तान और ये इधर वेस्ट पाकिस्तान, अब जो आज के टाइम में बांग्लादेश है। अब नेहरू जी के स्पीच का फोकस होता था कि भाई हमें हर बार हमें क्या करना है, खाना वेस्ट नहीं करना है, कम खाना है, मतलब जितने में चला सकते हो। हर स्पीच के अंदर उनका फोकस होता था कि भाई कंजम्पशन को क्या करो, कम करो, आप जो उपभोग कर रहे हो उसको क्या करें, कंट्रोल करें, ताकि बाकी लोगों को भी खाना मिल सके। इतनी बड़ी समस्या थी भूखमरी, आप समझो। लेकिन 1967 के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, चाइना से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो आपको पता हो तो नारा दिया था जय जवान जय किसान। और उसके बाद हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, और यहां से उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स के जो भी स्पीच थे उनके अंदर फोकस था प्रोडक्शन के ऊपर, कि हमें अपने उत्पादन को बढ़ाना है, कंजम्पशन को कम नहीं करना है। भाई एक तो जैसे पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे नहीं है तो मैं कहूँ खर्च कम करूं, दूसरा कह रहा हूं मैं इनकम को ही बढ़ा लेता हूं। तो ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाली अप्रोच यहां से शुरू हुई। तो यही बात यहां लिख रखी है, देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया और फ्रॉम कंजम्पशन ओरिएंटेड टू प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। मतलब गवर्नमेंट का जो फोकस था, पूरा फोकस किसके ऊपर हुआ कि हमें प्रोडक्शन को कैसे डाइवर्सिफाई करना है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल बैंक्स, जो कॉमर्शियल बैंक कौन सी ये SBI वगैरह ये, फिर रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव, लैंड डेवलपमेंट बैंक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह की अलग अलग एजेंसीज बनाई गई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोन और पैसा देने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता ग्रुप, ठीक है। स्वयं सहायता ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है कि 10 से 20 महिलाएं जो है वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती है, रजिस्टर हो जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी बचत होती है, सेविंग्स होती है, सब इकट्ठा करती है, ठीक है। इसमें कुछ गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देती है, और जिसको जो पैसा इकट्ठा हुआ, मान लो आज A को जरूरत है, कल B को जरूरत है, तो जो जो पैसा जिसको चाहिए बहुत ही नॉमिनल ब्याज रेट पे वो ले लेते हैं, फिर वापस उसमें पैसा डाल देते हैं जब पैसा आए, ठीक है। तो आपस में मिलके ही, क्योंकि जब मान लो मैं और मेरे आसपास पड़ोस के 10 लोग मिलके एक हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है, तो अब मैं उनसे डिफॉल्ट नहीं कर सकता, बैंक को मैं धोखा दे सकता हूँ, बैंक को मैं हाथ खड़े कर सकता हूँ, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज के अंदर जो छोटे मोटे पैसे लिए वो तो मुझे चुकाना ही है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपस में ही आप एक दूसरे की स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ की खुद हेल्प करो, ठीक है, ओके।
तो ये एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है। देखिए इसमें ऐसा नहीं है लाखों रुपए मिलेंगे आपको लोन के रूप में, 10,000, 20,000, 50,000। माइक्रो क्रेडिट मतलब जो सूक्ष्म लेवल की उधारी होती है, वो पैसा आपकी जो भी जरूरतें होती है उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा 2014 से 16 के दौरान एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 1% से भी कम हो गई थी। फिर बैंकिंग, इंडिया के अंदर आपको पता है 85% जो किसान है वो स्मॉल और मार्जिनल है। स्मॉल और मार्जिनल, सीमांत एवं लघु किसान, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 85% किसान ऐसे जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक्स के अलावा ये जो है लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट डेवलप नहीं कर पाए, लोगों के अंदर इतना विश्वास नहीं डेवलप कर पाए कि पैसा बैंक के अंदर जमा करवाएं। हालांकि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन पे भरोसा है, आज आप पैसा एसबीआई में डालते हुए जमा करते हुए नहीं सोचते हो, लेकिन जो दूसरी संस्थाएं हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, इनमें कहीं ना कहीं मन में डर रहता है। तो ये एक बड़ा फेलियर है। फिर बैंकिंग जो फैसिलिटीज है आज के टाइम में अगर देखो, इतनी सारी एजेंसीज है, ये कोऑपरेटिव जो छोटी छोटी लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गई, चाहे रीजनल रूरल बैंक हो गई, इनका जो नेटवर्क है वो सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और जाहिर सी बात है इससे हमारी इकोनॉमी के अंदर तेजी आती है। क्यों? क्योंकि जब पैसा मिलता है किसानों को तो जाहिर सी बात है उस पैसे से वो क्या कर सकते हैं, इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मुद्दा आपके लिए ध्यान रखने लायक, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो क्रेडिट है, उधारी है, उसके सोर्स कहाँ कहाँ से, जरिया क्या क्या है। तो 2 सोर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, जब आप किसी संस्था से लोन ले रहे हो, और नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब गैर संस्थागत। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में तो मनी लेंडर्स हो गए, जो उधार देने वाले साहूकार, ट्रेडर्स, व्यापारी लोग जो होते हैं वही क्या करते हैं, जिनको मैं फसल बेच रहा हूँ उनसे पैसा उधार ले लिया। कमीशन एजेंट, लैंडलॉर्ड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इससे जो छोटे किसान हैं वो फंस जाते हैं। वहीं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में वही सारी कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये भूमि विकास बैंक होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाबार्ड जैसी ये सारी संस्थाएं जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इनकी खासियत क्या है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। ओके, ध्यान होना चाहिए कौन सा इंस्टीट्यूशनल कौन सा, वैसे ये कोई याद करने वाली बात तो है नहीं। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर की बातें भी देख लेते हैं हम। इंडिया के अंदर जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो पहले ज़्यादा था, 70% के आसपास। आज के टाइम में एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है, 52% के लगभग है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है हमारी किसके ऊपर डिपेंडेंस है, एग्रीकल्चर की। सॉरी मैंने गलत बोल दिया है ना, एलोपॉजी। क्या 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कृषि के ऊपर। योगदान तो उसका 28-30% ही है जीडीपी के अंदर। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या है, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खेत से फसल लेके कस्टमर तक जाने की सारी प्रोसेस। और गवर्नमेंट ने जो है मार्केटिंग के लिए, जैसे अभी हमने क्रेडिट के लिए देखा, उधारी के लिए, बैंकिंग से संबंधित, वैसे ही मार्केटिंग के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए। गवर्नमेंट ने जो है रेगुलेटेड मार्केट मतलब नियंत्रित मार्केट यानी मंडीज खोली है, जहां गवर्नमेंट की निर्धारित रेटों के ऊपर खरीद होती है। फिर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, जो आपके क्षेत्र में आपने कृषि उपज समिति देखोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रखी है हर क्षेत्र के अंदर, जो क्या करती है वहां के किसानों से खरीद करती है। वेयर हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सब्सिडाइज रेट पे ट्रांसपोर्टेशन, एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको कहती है कि भाई आप खेती कीजिए, जो आपकी फसल है हम न्यूनतम आपको इतना पैसा तो देंगे ही देंगे। अगर आपको मार्केट में कोई खरीदार नहीं मिल रहा है तो आप हमें बेच दीजिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ऑफ मार्केट
मार्केट के ऊपर नियम का कायदे कानून, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया रोड और इनके जरिए, फिर स्टोरेज फैसिलिटी, फूड पार्क, फिर ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब भाई एक अकेला व्यक्ति मिलके नहीं कर सकता, मिलके जो है वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बेटर प्राइस पे बेच सकते हैं। इसके अलावा एमएसपी, पीडीएस, पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक, गवर्नमेंट फसलें खरीद लेती है, अपने पास स्टॉक रखती है ताकि इमरजेंसी में काम आए। उनका वितरण भी होता है राशन की दुकानों के जरिए जो मिलता है ना अनाज, वो सब। ओके, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए सिर्फ जो टोटल एग्रीकल्चर है उसका 10% ही गवर्नमेंट और इन सोसाइटीज के जरिए मार्केटिंग होती है, मतलब सेल होती है। बाकी जो है 90% सेल जो है वो प्राइवेट मंडीज, प्राइवेट ट्रेडर्स, उनके जरिए जो है खरीद बेच होती है। 10% फूड तो वेस्ट हो जाता है स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने की वजह से। तो ये जस्ट जानकारी वाली बातें हैं, आपको पता है मंडीज खोली है गवर्नमेंट ने, नियंत्रण के लिए रूल्स रेगुलेशन बताए हैं, वेयर हाउस फैसिलिटीज है, एमएसपी देती है गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए स्टेप्स है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, ये जो ट्रेडिशनल जो है इसके अलावा कुछ नए भी तैयार हुए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये कुछ नवाचार हुए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कोई अपनी मंडी करके एक संस्था है जिसके अंदर जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस तरह के मार्केट्स जो हैं वो लगते हैं। यहाँ अपना जो है, आपने मान लो मिर्चों की खेती की, सुबह रोज मिर्ची आपको बेचनी पड़ेगी, अदरवाइज तो खराब हो जाएगी। तो ये अपनी मंडी करके कॉन्सेप्ट है। फिर ये हड़ासपुर पर क्या है मंडी, रायतू बाजार, और ये नाम ही पढ़ने में नहीं आ रहे, ये देख लेना आप चारों पांचों, बस मेरा इतना कहना है। ये पेज मैंने इंसर्ट करके डाला है। इसके अलावा एक हमने बात की थी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब खेती के अलावा कुछ दूसरे जो है इनकम के सोर्सेज जनरेट करना। तो उसके अंदर देखिए एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एक बहुत बड़ा है जरिया। अगर आप टोटल जो एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट देखोगे, जो जीडीपी में जो पैसा योगदान कर रहा है उसका 25% सिर्फ किससे आ रहा है, 1/4 हिस्सा पशुपालन और उनसे आ रही है इनकम। टोटल जीडीपी का देखोगे तो 4% हिस्सा। ठीक है, इंडिया जो है दुनिया में सबसे बड़ा लाइव स्टॉक ओनर है, पशुपालन के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड आपको पता हो तो, जिसको श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए हुआ था, दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए। वीवी कुरियन जो है इसके वो जनक माने जाते हैं। ये अमूल वगैरह जो है ना, आज आप देखोगे इंडिया के अंदर जो दूध कलेक्ट करने का सिस्टम है वो पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है एक तरीके से, कि गाँव के अंदर हर घर से सुबह को दूध कलेक्ट होता है, फिर वो नज़दीकी जो डेयरी होती है वहाँ जाता है, फिर वहाँ से जो बड़े बड़े सेंटर से कलेक्ट होके फिर वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है, और फिर सिटीज़ के अंदर वितरण होता है वो पैक्ड दूध के रूप में। तो ये सिस्टम जो है ये डेवलप किया गया था। जो अमूल है वो एक एग्जाम्पल है। अमूल का फुल फॉर्म आपको पता हो, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये दूध उत्पादकों का एक यूनियन था। इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि मान लो मेंबर बनाए जाते हैं, ठीक है, 1 लाख मेंबर बन गए, तो वो हर मेंबर क्या करता है अपनी तरफ से जितना दूध महीने में कंट्रीब्यूट करता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाता है, तो उसको अच्छा दाम भी मिल जाता है। अगर मैं सीधा बेचूंगा तो मान लो कई बार मुझे खरीदार मिला, कई बार नहीं मिला, दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जैसे फसलों में होता है। तो दूध के अंदर ये बहुत बड़ा सिस्टम जो है लागू किया गया, इससे हमारा दूध प्रोडक्शन भी 10 से ज्यादा टाइम्स बढ़ गया, 10 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हो गया। फिशरीज, मछली पालन जीडीपी का 1% हिस्सा है। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, समुद्र ब्लू होता है इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसके अलावा ये कुछ प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट ने फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड डेवलप किया है। फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई है, देख लीजिएगा। हॉर्टिकल्चर यानी ये जो फल फ्रूट्स इनका उत्पादन, तो हॉर्टिकल्चर भी एक अल्टरनेटिव वे है इनकम का। तो इसके अंदर ये मिशन जो है स्कीम शुरू की, और इंडिया जो वर्ल्ड के अंदर
सेकेंड नंबर पे है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन, जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो इस तरह की है कि यहाँ पे हर तरह के फल फ्रूट हो सकते हैं, तो ये भी एक अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जानते हो आजकल नया सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो आधुनिक बीज हो गए, खाद हो गई, उनका यूज नहीं करके जो परंपरागत जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते हुए क्या करना, खेती करनी। अब वो जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलती है, बट उसका उत्पादन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मान लो 1 हेक्टेयर एरिया है, ये क्या हो रहा है आज, 1 हेक्टेयर एरिया है, अगर आप यहाँ नॉर्मल जो यूरिया डीएपी खाद बीज डाल के गेहूँ उगाओगे तो मान लो 100 बोरी गेहूँ हो गया। वहीं अगर ऑर्गेनिक तरीके से करोगे तो हो सकता है 50 ही हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी, पैसा लोग देने को ज़्यादा होगा। तो ये एक नया तरीका है। इसमें बीज वगैरह ये सब सस्ते हैं, लेकिन लेबर ज़्यादा चाहिए आपको, वहाँ तो खाद डाली फ्री, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केटिंग प्रॉब्लम, अब देखिए जो ऑर्गेनिक है वो हर कोई आजकल अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो इसको बेचना भी एक समस्या है। आउटपुट कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है, सेल्फ लाइफ भी कम होती है, और इंडिया नंबर 1 है ऑर्गेनिक फार्मर्स के हिसाब से, तो ये गवर्नमेंट के कुछ मिशन है। इसके अलावा अल्टरनेटिव फार्मिंग, अल्टरनेट फार्मिंग क्या होती है, देखिए इसमें कहा जाता है आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, एक फसल के ऊपर निर्भर ना होके नई जो अप्रोचेज है, एक तो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना, फसल जो हर बार आप उगाते हो 3-3 महीने में उसको चेंज करना, फिर फसलें उगाने के तरीके भी होते हैं कि भाई एक लाइन गेहूं उगा दिया, एक लाइन कुछ और उगा दिया, बीच में कुछ और डाल दिया, ये नए जो मॉडर्न, इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव फार्मिंग। ओके, और ये कुछ योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आप देख लीजिएगा। एक तो सबसे बड़ी तो मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005, ये बेसिकली यूपीए गवर्नमेंट थी फर्स्ट, उसने एक एक्ट पारित किया था कि रोजगार गारंटी अधिनियम, हर व्यक्ति को कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, शहरी में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 100 दिन का गारंटी रोजगार देंगे ही देंगे। फिर पीएम आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करता था, इसके अंदर गांव के लोगों के लिए घर बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कनेक्टिविटी के लिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है, इसका दूसरा नाम पहले होता था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंदर लोगों को स्वयं रोजगार के जो है वो कुछ संसाधन टिप्स इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, इसके अंदर गाँव में टॉयलेट्स और ये जो सैनिटेशन हेल्थ के दृष्टि से आप देखोगे तो खुले में शौच मुक्त जो गांव है वो। फिर ये सांसद आदर्श ग्राम योजना, हर सांसद एक गांव को आदर्श ग्राम की तरह डेवलप करता है। ये कुछ स्कीम है गवर्नमेंट की जो मेजर स्कीम है रूरल एरिया से संबंधित। सबसे बड़ी है मनरेगा, ठीक है, 2005 का एक्ट है, 100 दिन का रोजगार हर व्यक्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये था रूरल डेवलपमेंट, देख लीजिएगा एक बार इसको, ज़्यादा इसमें कुछ बातें नहीं है, ये जो समझाने में मुझे समय लगा, बट मुझे नहीं लगता आपको अब जब वापस पढ़ोगे 5-10 मिनट की बातें हैं जो ये क्विकली ये देख लेना, फिर ये वाले जो ये देख लेना आप, ठीक है, और एक ये एनिमल हस्बेंड्री हॉर्टिकल्चर फिशरीज ये देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इस टॉपिक के अंदर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब आते हैं हम किसके ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, अब आते हैं अपन सेकेंड पार्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी भारत के जो आर्थिक सुधार थे 1991 के अंदर, 1991 के अंदर, जिसमें आपका उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ये मेजर रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के अंदर। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव जो है छोड़ा था अपना। और आज के टाइम में जो हम इंडिया देखते हैं, जो भारत का स्वरूप देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो है इन रिफॉर्म्स की है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और उसके बाद में क्या रिफॉर्म्स थे, ये इस पूरे टॉपिक के अंदर हमसे
पूछा जाएगा, हमसे अपेक्षा की जाएगी कि आपको ये चीज़ें पता हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपके समक्ष रख पाऊँ। देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के अंदर, 1947 के अंदर, और उसके बाद से जो है हमने जो इनवर्ड लुकिंग अप्रोच, क्या होती है इनवर्ड लुकिंग अप्रोच, यानी कि हम जो गुलाम हुए थे उसके पीछे वजह थी क्या? ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत में आना। क्यों आई थी? बिजनेस करने के लिए आई थी। लेकिन बिजनेस करते करते उन्होंने इस तरीके से कंट्रोल किया कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, गवर्नेंस जो थी, जो खालीपन था, उसको उन्होंने फिल कर दिया। और यहाँ का धीरे धीरे उन्होंने पूरा क्या कर दिया, गवर्नेंस अपने हाथ में ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हाथ में ले लिया और सरकार जो है वो चलाने लग गए। तो एक बात क्लियर पता चली हमें इस 200-300 साल के संघर्ष में कि जो विदेशी लोग हैं उन्हें आप अगर थोड़ा सा भी एक पैर रखने की जगह दोगे तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, घर बना लेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ों के ऊपर नियंत्रण कर लेंगे। क्योंकि हम अगर इंटरनली कमज़ोर हैं भाई, एक तो हम अगर स्ट्रांग है तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर आएगा तो वो हमें देख के क्या नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, सब कुछ है इनके पास, तो उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम कमज़ोर है और वहाँ पे अगर किसी को मौका दिया जाए तो वो इजीली क्या कर सकता है, यहाँ पे नियंत्रण कर सकता है। तो 1947 में हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए और तुरंत ही अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को टोटली ओपन कर दें कि भाई कोई भी दुनिया से आके कैसा भी पैसा डाल सकता है, कैसा भी व्यवसाय कर सकता है, तो हम लोग तो 90% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, 2/3 पॉपुलेशन भूखमरी में थी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो है पैसे वाले जो लोग हैं, कैपिटलिस्ट सोच के जो देश है, वो लोग क्या कर सकते हैं, आके नियंत्रण कर सकते हैं। तो वहां पे हमने डिसीजन लिया और हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, इनवर्ड लुकिंग थी। हमने जो बाहर का पैसा और जो आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था। दूसरी बात, जो यहाँ के लोकल भी बिजनेस थे, मतलब इंडिया के भी अगर बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। अगर आपको प्राइजेज तय करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, उत्पादन की क्षमता बढ़ानी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आप मोनोपोली नहीं कर सकते। 50 तरह के नियम कायदे कानून जो है वो यहाँ पे लगाए गए और उन सब का मकसद ये था कि अर्थव्यवस्था हमारी क्या ना हो, वापस जो है हम गुलामी की बेड़ियों में ना जाए। तो ये चलता रहा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इतना था नहीं, हमारे यहाँ पे उत्पादन इतना था नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें ज़्यादातर क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। और हम इंपोर्ट करते थे क्या, जो कैपिटल गुड्स है, मशीनरी जो हो गई, टेक्नोलॉजी जो हो गई, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है, हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। ओके, अब इसके अलावा जो हमारा फ्यूल एक मेजर रिक्वायरमेंट है, ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, गोल्ड इंपोर्ट होता था। तो इन चीज़ों के इंपोर्ट के अंदर क्या लगता है, हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, विदेशी मुद्राओं की ज़रूरत पड़ेगी। भाई फॉरेन में अगर आप खरीदोगे तो पैसा डॉलर्स में देना पड़ेगा, यूरो में देना पड़ेगा, इंडियन रुपी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 1991-90 आते आते ऐसी स्थिति हो गई भारत के अंदर, जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी विदेशी मुद्राओं का जो भंडार है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, उसकी बहुत भारी क्राइसिस समस्या आ गई और हमारे पास जो 2 वीक के इंपोर्ट को खर्च सपोर्ट कर सके उतना पैसा बचा था। मतलब अगर कुछ नहीं किया गया तो 2 हफ्ते बाद ऐसी स्थिति हो सकती है कि हमारे पास पैसा ना हो जरूरी चीजें इंपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात, हमारी ग्रोथ रेट जो थी 1947 से 90 आ गया, तब तक हमारी ग्रोथ रेट जो थी बहुत कम रही, क्योंकि जिस दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जिस तरीके से हमारी आबादी थी, उसके हिसाब से हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो तेजी से ग्रोथ नहीं कर रही थी। ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी जो थी, पीएसयूज थी, गवर्नमेंट हर बिजनेस के अंदर थी और वो सब के सब घाटे में चल रही थी। ठीक है, और लाइसेंस राज तो था ही, नए व्यापार जो पनप नहीं रहे थे। फर्दर इंडिया इनवर्ड लुकिंग अप्रोच फॉलो कर रहा था और एग्रीकल्चर हमारी मेन जो थी वो रीढ़ की हड्डी थी, जो मानसून के ऊपर निर्भर थी। तो ऐसी समस्याओं से इंडिया ग्रसित था। ठीक है, अब हुआ क्या फैक्टर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे इन रिफॉर्म्स की वजह से, जो अभी मैंने शॉर्ट में बताया।
वही जो है वापस डिटेल में पॉइंट वाइज दे रखा है। सबसे पहला हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो क्या हो गया, कम पड़ गया, ठीक है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहे थे, उतने हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आप जानते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है कि हमारे पास विदेशी पैसा आ कितना रहा है और हमें देना कितना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपये का, इंपोर्ट 50 का ही कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब पैसा विदेशों से ज़्यादा आ रहा है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, फेवरेबल है। वहीं अगर उल्टा हो जाए, सोचो हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं 100 रुपये का और एक्सपोर्ट कर रहे हैं 50 का, ठीक है, तो हमारे पास डॉलर आए 50 और खरीद रहे हैं हम सामान 100 रुपये का, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट उस टाइम पे बहुत भारी नेगेटिव था। फिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट का जो बजट घाटा है वो भी बहुत ज़्यादा था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, खर्चे कर रही थी लगातार, लेकिन उतनी पैसे आ नहीं रहे थे। क्यों, देश के अंदर इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट इन्फ्लेशन, महंगाई। उस टाइम पे महंगाई जो रिकॉर्ड स्तर पे थी, जो बेसिक जरूरत की चीजें होती है, आज जो पाकिस्तान में स्थिति है वो यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। और जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो लोग क्या नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, पैसा नहीं आ रहा था। पब्लिक एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो टोटल फेलियर थी, लॉसेज में चल रही थी। इधर गल्फ क्राइसिस हो गया, गल्फ कंट्री जहाँ से हम ऑयल लेते हैं, तो वो क्रूड प्राइजेज जो थी, तेल की प्राइजेज और बढ़ गई। वैसे ही हमें इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं था, फॉरेक्स नहीं था, और ज़्यादा हो गया। और डेफिसिट फाइनेंसिंग, हमें लोन देना पड़ रहा था, इंटरनेशनल बॉडीज से पैसा उधार ले लेके गुजारा करना पड़ रहा था। इन सब कारणों से हमें क्या करना पड़ा, रिफॉर्म्स करने पड़े। अब जब इंडिया के पास ये स्थितियां सामने आ गई तो इंडिया ने क्या कहा, मदद के लिए गुहार लगाई। ये जो रिफॉर्म्स है, ये देखिए मेजर 2 तरह के रिफॉर्म्स उस टाइम पे शुरू किए गए। इंडिया जो है मदद के लिए, फॉरेक्स था नहीं अपने पास, तो गए कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले शर्त रखी कि भाई हम पैसा तो दे देंगे, लेकिन पैसा लेने के बाद ये पैसा तो खर्च हो जाएगा, फिर आप थोड़े दिन बाद में इसी स्थिति में आ जाओगे। हम आपको पैसा देंगे बट विथ कंडीशन। क्या कंडीशन, कि आप अपने देश के अंदर क्या करोगे, आर्थिक सुधार करोगे। और उस आर्थिक सुधार में सबसे बड़ी कंडीशन जो थी कि एक तो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, आपने अपने यहाँ पे नियम कायदे कानून जो अभी रेस्ट्रिक्शंस है उनको खत्म करना है। और दूसरी बात ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी आपको इंडिया की बाउंड्रीज को ओपन करना होगा, विदेशी निवेश को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने देना होगा। आप जो है उनके ऊपर अब रेस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते। तो इंडिया के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने वो $7 बिलियन पैसा एक्सेप्ट किया, सशर्त स्वीकार किया और अपने यहाँ पे रिफॉर्म्स की शुरुआत की। और वो जो रिफॉर्म्स है उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स और सेकंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। सुनना ध्यान से, देखिए एक तो उस टाइम पे जो हाहाकार मचा हुआ था उसको सही करना था, तुरंत इमीडिएट जरूरत जो थी वो थी। और दूसरा जो अपने ढांचे के अंदर सुधार करना था, जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए भारत के अंदर फिर से वैसी स्थिति ना आए उसके लिए। तो जो फर्स्ट, जो शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए इमीडिएटली जो हमें चाहिए थे उनको बोला गया स्टेबलाइजेशन, यानी स्थिर करने के लिए जो अर्थव्यवस्था में भूचाल है उनको बोला स्टेबलाइजेशन। और स्थिर क्या करना था, एक तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम थी, पैसा था नहीं भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मिसमैच था वो। और दूसरा इन्फ्लेशन, महंगाई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइज इन प्राइस और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो सुधार थे ये क्या थे, स्टेबलाइजेशन मेजर्स। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबलाइजेशन मेजर अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आर्थिक सुधारों के तहत इनमें से कौन सा जो था वो स्टेबलाइज करने के लिए था, स्थिर करने के लिए था, या शॉर्ट टर्म के लिए था। तो उस टाइम पे जो तुरंत दिक्कतें थी, एक तो फॉरेक्स की प्रॉब्लम यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ये क्या थे, स्टेबलाइजेशन। और दूसरी थी लॉन्ग रन पॉलिसी, जिनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, कि भाई तुरंत तो एक बार तो स्थिर कर दिया, अब उसमें पूरी इकोनॉमी में क्या एडजस्टमेंट करने कि हमारे जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो, सही हो, ताकि आगे कभी ऐसा भूचाल ना आए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए थे, ठीक है।
इनके अंदर वो थे जिसमें हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा, और जो एलपीजी रिफॉर्म्स पूरे वो कौन से हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के तहत किए गए। ठीक है, अब सबसे पहला जो है उस पे आते हैं हम, क्या, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। क्या मतलब होता है लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का? आप जानते हैं लिबरलाइज करना यानी चीज़ों को ढीला छोड़ देना। देखिए जो पहले टाइट स्क्वीज करके रखा हुआ था, हर चीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, उसको खत्म करना, हटाना, और चीज़ों को क्या करना, आसान करना। इट मीन्स रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल। देखिए जो जरूरी कंट्रोल है वो तो है, अननेसेसरी कंट्रोल्स को हटाना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो जनरेशन है या हमसे जो पहले की जनरेशन है, वो जब स्कूल में जाते थे, घर पे जो रहते थे, तो एक ही सीधा सिंपल फंडा था, कोई लिबर्टी नहीं है, कोई आपके अधिकार नहीं है। थोड़े से भी अगर जो तय निश्चित लाइन है उससे इधर उधर जाओगे, स्कूल में भी कूटे जाओगे और घर पे भी लताड़े जाओगे, और कूटने में कोई शंका संकोच नहीं था। मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इस पे चलना है मतलब चलना है। आज के टाइम में अगर आप बच्चों को देखोगे तो ऐसा नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा लिबर्टी है, बहुत ज़्यादा वो लिबरल सोच के जो पेरेंट्स है वो भी है, स्कूलें जो भी है वो भी इस तरीके से है कि उनके ऊपर जो अननेसेसरी कंट्रोल्स है वो सारे हटा दिए गए। हाँ, जो जरूरी कंट्रोल है वो तो है ही कि भाई घर में रहना, ऐसा नहीं आप बचपन से ही पार्टियां कर रहे हो, वो चीज़ अलाउड नहीं है, लेकिन जो अननेसेसरी कंट्रोल्स थे वो क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। तो लिबरलाइजेशन का मतलब इकोनॉमी के अंदर जो बिना फालतू के जितने भी नियंत्रण थे, कंट्रोल थे, गवर्नमेंट ने सब क्या कर दिए, हटा दिए। सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल जो लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं, यानी जो लाइसेंस लेना पड़ता है, सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाना पड़ता है, बिजनेस आप कर रहे हो, आप अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हो, लोगों को रोजगार दे रहे हो, और आपको ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो ये लाइसेंस, परमिट और ये सारी कोटा सिस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो रेस्ट्रिक्शन, ड्यूटी, सब कुछ क्या कर दिया गया, हटा दिया। ध्यान दीजिएगा ये 1991 में मेजर रिफॉर्म्स हुए। इनकी शुरुआत हालांकि हो चुकी थी 1980 में, मतलब 10 साल पहले से धीरे धीरे हमने ये लाइसेंस कम करने शुरू किए थे, बट मेजर रिफॉर्म 1990 में। तो अगर पूछा जाए शुरुआत कब हुई इनकी लिबरलाइजेशन की, तो 1980 से शुरू हुई। अब इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स थे, अलग अलग सेक्टर वाइज वो हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो लाइसेंसिंग थी खत्म हो गई। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, बंद करना हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, आप खुद तय करोगे, प्राइस भी आप खुद तय करोगे। जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कोई व्यापार के लिए, वो सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्ड थी, बाकी सब में खत्म कर दी। 6 कौन सी? एल्कोहल, आज भी चाहिए, आप दारू की अगर फैक्ट्री लगा रहे हो, बेच रहे हो, लाइसेंस चाहिएगा। सिगरेट, डेंजरस केमिकल, खतरनाक केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव जो धमाके करने के लिए, आरडीएक्स वगैरह वो, एयरलाइंस, और फार्मास्यूटिकल यानी मेडिकल। फिर साथ ही जो पब्लिक सेक्टर है यानी जो गवर्नमेंट का क्षेत्र है, वो पहले गवर्नमेंट कई जगह मोनोपोली रखती थी, उसमें प्राइवेट लोग नहीं घुस सकते थे। सिर्फ 3 क्षेत्र ऐसे रखे जहां गवर्नमेंट की मोनोपोली रखी, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और डिफेंस के जो इक्विपमेंट है। ठीक है, प्लस इसके अलावा पहले ये भी था, कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो सिर्फ स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थी, कि भाई जो छोटे उद्यमी है वही ये लोग काम कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन वाले लोग हैं वो इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। वो खत्म कर दिया गया रिजर्वेशन। प्राइजेज तय करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन थे वो खत्म कर दिया। फॉरेन से आपको कोई मशीनें मंगवानी है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे रिफॉर्म्स हुए थे किसके अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपको बस इतना याद रखना है, पहले क्या होता था, लाइसेंस लेना पड़ता था शुरू करने के लिए, बंद करने के लिए, प्राइस तय करने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए, सब खत्म कर दिया। सरकारी गवर्नमेंट जो कंपनियां थी उनके लिए रिजर्वेशन था कि आप वही काम कर सकते हैं, वो हटा दिया, सिर्फ 3 रखे। लाइसेंस सिर्फ 6 में रखा। इसके अलावा जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन था वो भी खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब मार्केट को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, अर्थव्यवस्था को। कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कैसा भी कर सकता है, कितना भी प्रोडक्शन कर सकता है, कुछ भी प्राइस रख सकता है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर यानी वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में भी सुधार किए गए कि एसएलआर, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये जो रेशियोज है जो आरबीआई तय करती है, ये पहले बहुत ज़्यादा हाई थे, उनको कम किया गया।
आरबीआई जो पहले रेगुलेटर था, कंट्रोल करता था, अब वो एक फैसिलिटेटर हो गया, मददगार हो गया, भाई पेरेंट से दोस्त बन गया, ठीक है। फिर डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो रेगुलेटेड थी उनको फ्री कर दिया, मार्केट में जो जितनी सेविंग्स होती है, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चलती है। फॉरेन बैंक्स को अलाउ किया, ये पॉइंट याद रखिएगा, 74% तक एफडीआई अलाउ कर दिया, विदेशी बैंकें जो है भारत में पैसा लगा सकती है, विदेशी बैंकें भारत में ब्रांचेज खोल सकती है। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग बैंकें थी उनको नई ब्रांच ओपन करने के लिए, बंद करने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स, वहाँ की इंश्योरेंस कंपनियां, वहाँ के इन्वेस्टर्स, अब वो क्या कर सकते हैं, भारत में निवेश कर सकते हैं। देखिए, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब विदेश में बैठा कोई व्यक्ति या विदेश में बैठी कोई कंपनी सीधा सीधा क्या कर रही है, इंडिया में पैसा निवेश कर रही है, तो इसका जो कंट्रोल है वो सीधा सीधा उस कंपनी या उस व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा। ये होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या होता है, कंट्रोल भी चला जाता है उस व्यक्ति के पास, नियंत्रण उस कंपनी का। मान लो यहाँ की कोई कंपनी है, उसके 60% शेयर बाहर बैठे मार्क जकरबर्ग ने खरीद लिए, तो उसके हाथ में चला गया 50% से ज़्यादा कंट्रोल। वहीं ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन होती है। दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब फॉरेन के जो म्यूचुअल फंड, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनियां, वो क्या करती है, वहां के लोगों से पैसा इकट्ठा करके यहाँ लगाती है, तो वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है, वहां कंट्रोल जो है फॉरेन के लोगों के हाथ में नहीं जाता, उस इंस्टीट्यूशन के पास रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स यानी बजट और टैक्स से जुड़े हुए सुधार। इसमें मेजर यही है, इनकम टैक्स जो पहले रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होती थी, चाहे पर्सनल इनकम टैक्स हो चाहे कॉरपोरेट इनकम टैक्स हो, दोनों की रेटों को कम किया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी सुधार किया गया, पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। वैट सिस्टम लाया गया, वैल्यू एडेड टैक्स का। 2017 में जीएसटी लाया गया, सर्विस टैक्स लगाया गया। फिर एक FRBM एक्ट जो 2003 के अंदर पारित हुआ, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या है, गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई आप जो अपना घाटा है, बजट घाटा जो है, उसको एक नियंत्रित वे में करोगे, ऐसा नहीं आप कितना भी घाटा बढ़ाते जा रहे हो, अल्टीमेटली बोझ तो लोगों के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, जो विदेशी मुद्राओं के अंदर भी सुधार किया गया। क्या, रुपी का डिवैल्यूएशन किया गया, रुपी का डिवैल्यूएशन किया गया। ये क्यों किया गया सुनिएगा, 1 रुपया, सॉरी उल्टा लिख दिया, $1 इज इक्वल टू मान लो 50 रुपए, ये रेट थी। रुपी को डीवैल्यू करना मतलब रुपी की वैल्यू कम करना, यानी $1 के बदले अब कितना, 60 रुपए। तो देखिए इससे क्या होगा, पहले कोई बाहर से बैठा व्यक्ति $1 लगा रहा था, तो वो इंडिया में कितने का निवेश कर रहा है, 50 रुपए का। अब वही व्यक्ति $1 में कितने का निवेश कर पाएगा, 60 का। तो बाहर के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करे। तो ये रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया ताकि अपने यहाँ पे क्या हो, विदेशी मुद्रा अचानक से आए, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो रुपये को डिवैल्यू किया गया। फेमा एक्ट लिख के आए, फेमा और फेरा पहले होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसकी जगह फेमा एक्ट आया 1999 के अंदर। फिर आरबीआई के पास 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए 2 अकाउंट है। आप समझिए, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ इंडिया में, मुझे मान लो फॉरेन से कोई कार मंगवानी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जितने चाहे डॉलर ले सकता हूँ, भाई फॉरेन करेंसी तो बहुत लिमिटेड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। आरबीआई को बताऊंगा साहब मुझे कार लेनी है, आरबीआई कहेगा नहीं कार की कहाँ ज़रूरत है, यहाँ तो गेहूँ मंगाने के लिए, ज़रूरत की चीज़ों के लिए डॉलर नहीं है, आपको महंगी चीज़ें मंगानी, मना कर सकती है। आपको हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे पढ़ने जाना है, डॉलर चाहिए, परमिशन। ये पहले चलता था। रिफॉर्म्स के बाद में एक तो कैपिटल अकाउंट यानी पूंजीगत जो पैसे, उनके लिए तो परमिशन चाहिए कि जो करंट अकाउंट मतलब कोई पढ़ने जा रहा है या ऐसे खर्च के लिए पैसा चाहिए, तो फुल कन्वर्टेबिलिटी, आपको बिना आरबीआई की परमिशन जाके आप पैसा क्या ले सकते हो, फॉरेन करेंसी ले सकते हो।
ओके, तो ये डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी जो है वो क्यों किया गया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम निपटने के लिए। ये पूछा गया है एग्जाम में कि रूपी को डीवैल्यू करने के पीछे क्या मकसद था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी जो फॉरेक्स की प्रॉब्लम थी उसे दूर करने के लिए। फिर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से रिलेटेड भी रिफॉर्म्स किए गए। इसमें आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, बाहर से गुड्स आते नहीं थे, तो हमारे यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वो बढ़ेगी नहीं। आज देखो दुनिया भर के प्रोडक्ट यहाँ है, तो कंपटीशन बढ़ता है, तो लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज़ें बनाते हैं, सस्ती चीज़ें बनाते हैं। तो वो कंपटीशन के बिना वो था नहीं, तो इनएफिशिएंसी थी, कंपटीशन नहीं था, उसको सही किया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ये सब रिफॉर्म्स हुए किसके तहत? लिबरलाइजेशन। और मैं आपको बताऊं, ये लिबरलाइजेशन के 2 जो पेज हैं आप ज़रूर 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 पढ़ें, इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। एग्जाम में बहुत संभावना है कि आपको इसी 2 पेजेज में से कुछ चीज़ें देखने को मिल जाए। तो ये 5 पॉइंट है, पाँचों देख लेना। शुरुआत हमने की किससे? इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स, फिस्कल, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड से रिलेटेड। ओके, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, यानी जो सरकारी कंपनियां हैं, जो पैसा पहले सरकार क्या कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, सरकार ने कहा कि हम घाटे के बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बंद कर देते हैं, बेच देते हैं। जब ये प्राइवेट हाथों में जाएंगे तो क्या होगा, इनमें जो भी कमियां हैं वो सुधर जाएगी। भाई प्राइवेट आदमी तो घाटा झेलेगा नहीं। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, HMT, इस कंपनी के टोटल 100 शेयर्स है। ठीक है, अभी 100 के 100 किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब देखिए, इस कंपनी का जो बिजनेस है, जो भी व्यापार है, जो भी इसके एम्प्लॉयज़ हैं, सब मस्ती से काम कर रहे हैं, कोई एफिशिएंसी कोई कुछ नहीं है। क्यों? सरकारी कंपनी है, घाटे में चल रही है, सरकार पैसा देगी। सरकार ने कहा कि भाई ये घाटे वाले सब बिजनेस क्या किए जाए, बंद किए जाए। ये 100 शेयर्स है, सरकार ने क्या कहा कि इन 100 शेयर्स को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जो भी प्राइवेट आदमी इसे खरीदना चाहे खरीद सकता है। तो इस तरीके से इस कंपनी का नियंत्रण अब किसके हाथ में चला जाएगा? प्राइवेट आदमियों के, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण। जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी व्यापार है, उनको निजी हाथों में देना। इससे क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर है वो एक तो कम हो जाएगा। जो सिर्फ ज़रूरी कंपनियां हैं, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, इस तरह की जो अच्छी कंपनियां हैं, सरकार ने वही रखी, बाकी सब बेच दी। गवर्नमेंट की जो ओनरशिप थी वो ख़त्म हो गई। इससे क्या होगा, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, अब कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथों में होगा? प्रोफेशनल्स के हाथों में होगा, प्राइवेट लोगों के हाथों में होगा, तो अच्छे डिसीजन लेंगे। अच्छा, ये जो सेल करने की प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जानते हो? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, निवेश करना। इसका उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी जो आपके पास निवेश कर रखा है उसको क्या कर देना, बेच देना। तो मतलब सेल ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको बेच देना, क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट मोनोपोली खत्म करना। पर्पज क्या था प्राइवेटाइजेशन का? एक तो सरकार को पैसा आ जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, फिर इकोनॉमी के अंदर हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि सब प्राइवेट सेक्टर आपस में कंपटीशन करेंगे, और इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, क्योंकि इन कंपनियों को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं विदेशी लोग भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। तीसरा रिफॉर्म था क्या? ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है कि जो इंडिया की जो बाउंड्रीज है, पहले हमने क्या कर रखी थी, ब्लॉक कर रखी थी। विश्व के साथ हम जुड़े हुए नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे। यूँ तो कनेक्टेड थे, बट रेस्ट्रिक्शन बहुत थे कि अगर कुछ भी इंपोर्ट करना है तो आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, 100 रुपये की चीज़ पे 100 रुपये टैक्स तो कौन इंपोर्ट करेगा? ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन जो थे वो क्या करने, ख़त्म करने। रेस्ट्रिक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है टैरिफ रिलेटेड। टैरिफ यानी टैक्स की रेट को लेके 100% टैक्स लगा दिया। एक होता है नॉन टैरिफ, कि आपने टैक्स रेट नहीं, कुछ और कोटा फिक्स कर रखा है कि भाई इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, हर व्यक्ति को इतना कोटा मिलेगा, आप इतना इंपोर्ट कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंफॉर्मेशन का, आइडिया का
टेक्नोलॉजी का, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का और लोगों का फ्री आदान प्रदान हो लोगों, दो देशों के बीच में, दुनिया के बीच में। जो ये ग्लोबलाइजेशन आया ये इसीलिए आया, लोगों ने सोचा कि सब देश अपने अपने में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया एक है, ये बाउंड्रीज खत्म हो, चाहे कोई सामान हो, कोई सेवाएं हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे लोग हो, कोई जानकारी हो, उनका फ्रीली आदान प्रदान देशों के बीच में होना चाहिए। ओके, अब इसे करने के लिए भारत में क्या किया गया, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाया कि भाई विदेशी लोग भारत में निवेश कर सकते हैं। फिर जो हमारा करंट अकाउंट कन्वर्टेबल हो गया कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। ट्रेड पॉलिसीज हमने ऐसी बनाई, दुनिया भर के देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, आप आज देखते हो बाइलेटरल एग्रीमेंट होता है, मल्टीलेटरल। फिर जो टैरिफ रेट है, टैरिफ रेट यानी टैक्स की जो रेट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उनको क्या किया गया, कम कर दिया। और टैक्स के अलावा जो नॉन टैक्स रेस्ट्रिक्शन थे, नॉन टैरिफ, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। ग्लोबलाइजेशन के पीछे डब्ल्यूटीओ का कहना है कि भाई आप रेस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते किसी तरह का, ठीक है। और इसी की वजह से आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद ही ये आउटसोर्सिंग जैसी चीजें आज हमारे यहाँ पड़ी शुरू हुई। बीपीओ जानते हो, बीपीओ, केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अमेरिका की किसी कंपनी की अकाउंटिंग भारत में हो रही है, वहां का सारा काम यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है, लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, खूब काम है, सस्ते में हो जाता है। तो आज दुनिया भर का काम, कॉल सेंटर्स, ये सब हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्या होता है, आउटसोर्स करना। उन लोगों ने अपना काम इंडिया में आउटसोर्स कर दिया, और ये क्यों हो पाया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या हुआ रिफॉर्म्स का, तो वो आप खुद ही पढ़ सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों देख सकते हो। देखिए पॉजिटिव में आप देख सकते हो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, फॉरेक्स का रिजर्व हमारा बढ़ा है, आज हम दुनिया में 7th रैंक पे है फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से। इन्फ्लेशन में कमी आई, हमारी नेशनल इनकम बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, जैसा कहा 1991 के बाद हालत खराब हो गई। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हुई, इकोनॉमी बढ़ी, जॉब इतनी नहीं बढ़ी। इनकम में इनइक्वलिटी, अमीर और अमीर होता गया, गरीब। फिर जो डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने पब्लिक कंपनियां बेची, वो घाटे में बेची, कम पैसों में बेची, ठीक है। ओके, ये सब। और एक लास्ट, ये कुछ डाटा है जिसे आप जरूर पढ़ें, मस्ट रीड। जो एक फॉरेक्स का मैंने बताया आज 7वीं रैंक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व 6 बिलियन था 1991 में, वो आज 413 बिलियन हो गया यूएस डॉलर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो 100 मिलियन था वो आज 30 बिलियन हो गया है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इनकी ग्रोथ रेट बताइए, और तो कुछ नहीं है। और एक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ग्लोबलाइजेशन के पीछे जो है WTO का ही हाथ है। ये विश्व व्यापार संगठन WTO कहता है कोई भी देश जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा व्यापार के ऊपर, ठीक है। तो एक पहले एग्रीमेंट हुआ करता था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एक एग्रीमेंट था कंट्रीज के बीच में, इसको लेके, ट्रेड यानी व्यापार और टैरिफ यानी टैक्स रेट को लेके। तो GATT की बाद में जगह ले ली किसने, WTO ने। पहले एक एग्रीमेंट था, फिर ये संस्था बन गई WTO, ठीक है। 1945 में GATT की शुरुआत हुई और 1995 में जो है WTO की स्थापना हुई GATT की वजह। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ WTO का, बाइलेटरल यानी दो देशों के बीच में, मल्टीलेटरल यानी दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार को करवाना। फिर जो भी नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब टैक्स के अलावा दूसरे जो भी कोटा सिस्टम, परमिट सिस्टम, उसको खत्म करवाना, ठीक है। WTO का सिंपल कहना है कि भाई आप टैक्स लगा सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वाजिब टैक्स जो बनता है आपका 5%, 10%, इसके अलावा आप कोई दूसरे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये था क्या, WTO। तो आप एक बार इसको जरूर देखें, चैप्टर को, छोटा सा चैप्टर है, आप बस इस PPT को एक बार अच्छे से पढ़ लें, इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी देखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू नहीं, बीच में एक और टॉपिक रह गया अपना, लास्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट।
ये भी छोटा सा टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इसमें जो जरूरी बात है, ये कुछ टर्म्स है जिन्हें आप जरूर समझें। वर्कर्स के टाइप, कई तरह के वर्कर्स होते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो स्वयं का बिजनेस करता है, खुद ही मालिक है, खुद काम कर रहा है। मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, मैं अपनी कोचिंग चला रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं खुद का मालिक, खुद में किसी के अंडर काम नहीं कर रहा हूँ। ये क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा होता है हायर्ड वर्कर, जो किराए पे लिया जाता है। किराए पे, हायर्ड का मतलब होता है किराए पे लेना, या मैं आपको मंथली सैलरी दे रहा हूँ, मैंने आपको हायर कर लिया 1 महीने के लिए, या 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए, तो आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको हायर कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं हायर्ड वर्कर। जो भी नौकरीशुदा लोग हैं वो सब क्या है? हायर्ड वर्कर है। वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रेगुलर, जो सरकारी कर्मचारी, ये सब रेगुलर है। प्राइवेट कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम, रेगुलर है। और एक होते हैं कैजुअल, जो दिहाड़ी मजदूर टाइप, जिनकी नौकरी पक्की नहीं है, मतलब एक लंबे समय के लिए नहीं है, रेगुलर नहीं है। कभी काम मिला, कभी आज इसके पास काम कर लिया, कल बी के पास कर लिया, कल परसों सी के पास कर लिया। जहाँ काम अवेलेबल होता है वहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखिए, सबसे पहले वर्कर। वर्कर कौन है? कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है? आर्थिक गतिविधि में भाग ले रहा है। मतलब वो कुछ कमा रहा है, कुछ इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि कर रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं वर्कर कहलाऊंगा। वर्कर 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो खुद के लिए काम करना, एक किसी और के लिए। खुद के लिए कर रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, स्वयं रोजगार हो। दूसरे हायर्ड वर्कर हो। हायर्ड वर्कर 2 तरह के हो सकते हैं, रेगुलर और कैजुअल। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है? सम टोटल ऑफ पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इन इंडिया। लेबर फोर्स का मतलब अभी जितने लोग काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो विलिंग एंड एबल टू वर्क। देखिए, सुनिएगा ध्यान से। मान लो एक देश के अंदर 100 लोग हैं टोटल, ठीक है। ये क्या है? 100 पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। इस 100 में से 70 लोग हैं जिनकी इच्छा है क्या करने की? काम करने की। इच्छा है काम करने की, प्लस वो काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 1 साल 2 साल के बच्चे हैं या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं है, मतलब इच्छा भी है और काम कर भी सकते हैं। ये है 70 लोग। अब इच्छा रखने वाले और काम कर सकने वाले 70 है। इनमें से 50 लोग हैं जिनको एक्चुअली काम मिला हुआ है, और ये काम मिला है। अब समझिएगा, ये हो गई पॉपुलेशन, ये हो गई लेबर फोर्स, मतलब जो भी लेबर बनने के लिए तैयार है, और ये हो गई वर्क फोर्स जो एक्चुअली काम कर रही है। तीनों में फर्क है। तो यहां लेबर फोर्स का मतलब जो काम कर रहे हैं, प्लस जो इच्छुक है। लेबर फोर्स का मतलब जिनको काम एक्चुअली मिला है, प्लस जो इच्छुक है, या यूं कह सकते हैं जो विलिंग एंड एबल है। दूसरा वर्क फोर्स, जो एक्चुअली काम पे जा रही है आज के दिन में, विच आर एक्चुअली इंगेज्ड इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जैसे अभी मैं काम कर नहीं रहा हूं, लेकिन सोच रहा हूं कुछ बिजनेस करूं, कुछ नौकरी करूं, तो मैं लेबर फोर्स में तो आऊंगा, लेकिन वर्क फोर्स में नहीं आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कुछ नहीं है कि भाई देश के अंदर वर्कफोर्स कितनी है, ये नापने का अनुपात है कि मान लो 50 लोग जो है वो 100 में से वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या है? वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर पार्टिसिपेशन रेट, तो 70 लोग काम करने के इच्छुक और एबल है, तो वो 100 में से 70, 100 में से 50, ये क्या है? वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और ये लेबर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेबर सप्लाई। लेबर दैट आर विलिंग टू वर्क टू ए कॉरस्पॉन्डिंग वेज रेट। किसी एक रेट पे कितने लोग काम करने को तैयार है। नेक्स्ट, जॉबलेस ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ,
ऐसी अवस्था जहां इकोनॉमी तो 10% से बढ़ रही है लेकिन जॉब जो है 10% की दर से नहीं बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ तो हो रही है बट बिना जॉब के ग्रोथ हो रही है। ओके, आई होप तीनों चारों बातें आपको क्लियर है। आपको ये याद रखना है वर्कर क्या है, कितने प्रकार के। दूसरी बात, लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है। लेबर वर्क, लेबर वर्क, ओके। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, कुछ नहीं, पॉपुलेशन का भाग देना है। ओके, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए कैजुअल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है कैजुअल। रेगुलर मतलब आप फिक्स नौकरी पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, आपको पता है महीने की 1 तारीख को सैलरी आएगी। कैजुअल लेबर का मतलब आपको रोज काम ढूंढना है, रोज काम करना है। समझ आ गया कैजुअलाइजेशन का मतलब भारत की जो ज्यादातर आबादी जो काम कर रही है वो किस नेचर की है, कैजुअल नेचर की, जिनका कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है। वो रोज काम ढूंढते हैं या महीने के लिए काम ढूंढते हैं, हफ्ते के लिए काम ढूंढते हैं, उनका कोई परमानेंट एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो कैजुअलाइजेशन का मतलब ऐसी स्थिति व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर इन टोटल वर्क फोर्स टेंड टू राइज, कि टोटल मान लो 100 लोग वर्क फोर्स में काम कर रहे हैं, इस 100 में से 60-70 लोग जो है वो क्या है, कैजुअल है, जिनका कोई पक्का एग्रीमेंट नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं फिर अपन, कैजुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर किसको बोलते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर किसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कह रहा हूं मैं, याद रखिएगा। फॉर्मल सेक्टर आप जानते हो ऐसे क्षेत्र जहां प्रॉपर एम्प्लॉयज को एग्रीमेंट होता है, उनका बेनिफिट मिलता है, पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट मिलता है, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर। या ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनियां होगी, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होता दिहाड़ी के सिस्टम से नौकरी नहीं लगती। यहाँ पे जो है वो क्या होता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या सभी पब्लिक या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जहां 10 या 10 से ज्यादा काम करते हैं लोग, कितने, 10 या 10 से अधिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल है। भाई बड़ा बिजनेस है, देखिए जाहिर सी बात है 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, मतलब बड़ी कंपनी है, बड़ा संस्था है। और इनफॉर्मल किसको बोलेंगे, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, नाई की दुकान हो गई, पंचर की दुकान हो गई, कोई किराने की दुकान हो गई, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है बैंकों की तरह इतना। और जहां 10 से कम लोग काम करते हो, ठीक है, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, मतलब इनकी ना कोई पेंशन है, ना कोई ग्रेचुइटी है, ना कोई पीएफ है। और देश की 90% जो वर्क फोर्स है वो ऐसे क्षेत्रों में ही काम करती है, सिर्फ 10% जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल सेक्टर में काम करती है। दोनों क्लियर है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी 10 या 10 से अधिक या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनफॉर्मल यानी इनऑर्गेनाइज्ड या 10 से कम लोग। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी छोड़िए। ये कुछ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ें एक बार, जैसे नरेगा हो गया, नेहरू रोजगार योजना हो गई, सिर्फ नाम एक बार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ डाटा आपको पढ़ना चाहिए इसमें, जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है उस डाटा को आप जरूर देखें, जो मैंने नोट्स के अंदर दे रखा है, दिखा देता हूं मैं, आपको ही देखना है। नंबर 1 ये नोट्स में दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में किस तरह से रोजगार है। देखिए अगर हम अर्बन क्षेत्र की बात करें यानी शहरी क्षेत्र में, तो 47% जो लोग हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है, क्योंकि शहरों में जो काम करते हैं ज़्यादातर फिक्स सैलरी वाले होते हैं। फिर 15% सिर्फ क्या है, कैजुअल लोग हैं, मतलब जो दिहाड़ी मजदूर है। और 38% क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद से खुद का बिजनेस कर रहे हैं। वहीं आप ग्रामीण क्षेत्र में देखो 58% क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो खुद की कृषि खेती बाड़ी करते हैं, ज़्यादातर लोग वही है।
देखिए यहाँ सिटी में तो नौकरी वाले ज़्यादा है, यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा है। दूसरा देखिए 29% क्या है कैजुअल, जो नरेगा पे और ऐसे कैजुअली काम करते हैं। सिर्फ 13% लोग क्या है जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है। ये फर्क है गांव और शहर का। शहर में सबसे ज़्यादा कौन है, नौकरी वाले जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड। गांव में कौन है, किसान, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो एक तो इसको याद रखें। दूसरा अगर जेंडर वाइज देखें तो भी ये थोड़ा आपको हाईएस्ट कौन है पता होना चाहिए। अगर मेल वर्कर्स में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। फीमेल वर्कर्स में भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। फिर ये देख सकते हो साइज ऑफ वर्कफोर्स, 70% जो है वो क्या है मेल वर्कर से, सिर्फ 30% ही फीमेल है। ओके, ठीक है, ये देख लीजिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर और पॉपुलेशन का रेशियो, इसमें आप देख लीजिए। अगर रूरल एरिया में बात करें, अर्बन में बात करें और टोटल बात करें, मैन और वुमेन, अगर टोटलिटी में बात करें तो 100 के ऊपर 34 लोग काम कर रहे हैं, 34 आउट ऑफ 100। क्लियर है। वहीं अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो आपको रेशियोज कुछ इस तरीके से दिखेंगे। रूरल एरिया में 35 है, अर्बन एरिया में 33 है, पॉपुलेशन का 33%, 35%। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे, ये कोई काम का नहीं है। ये एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, कौन से क्षेत्र में काम ज़्यादा है कौन से में कम है। प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री, टेरिटरी, सर्विसेज सेक्टर। तो देखिए आज़ादी के टाइम पे नहीं, आप देखो तो 1972-73 में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे 74%, 10% इंडस्ट्री में, 14% सर्विसेज में। अगर आज आप देखोगे तो 44% रह गए हैं एग्रीकल्चर में, 24% सेकेंडरी और 31% सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल देखोगे सेल्फ एम्प्लॉयड है 52%, रेगुलर है 22%, कैजुअल है 25%। तो ये कुछ डाटा है, आपको देखना पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, डाटा एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। तो वो मैंने हालांकि इसमें इतना ज़्यादा कवर किया नहीं है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ जो की हाइलाइट्स है जो मुझे लगे आपको पता होने चाहिए वो तो मैंने लिखा है। कि जो 70% वर्क फोर्स है वो क्या है, मेन है। 100 लोग काम कर रहे हैं तो 70% मेन लोग है, 30% फीमेल है। रूरल एरिया में वुमेन ज़्यादा काम करती है, शहरी क्षेत्रों में वुमेन्स कम काम करती है। ये एक बात हमेशा याद रखिए क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी क्वेश्चंस देखे। शहरी क्षेत्रों में मेल जो होते हैं सब काम करते हैं तो फीमेल्स ज़्यादा काम नहीं करती। ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि कृषि और पशुपालन में महिलाएं इंगेज होती है और महिलाओं के जो तो ज़्यादातर काम काउंट नहीं होते। देखिए महिलाएं जो 50 तरह के घर के काम करती है उनको मायने नहीं जाता क्या, वर्क के बराबर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके, ठीक है। 94% एम्प्लॉयमेंट किस में है, इनफॉर्मल सेक्टर में। ओके, और ये लेबर की संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसे ज़रूर देखें। बाकी इस चैप्टर के अंदर ये जो डेफिनेशंस थी मैंने बता दी आपको, और ये डाटा, ये दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये दोनों पेज, ये टर्म्स याद होनी चाहिए। कैजुअलाइजेशन, फॉर्मल सेक्टर किसको बोलते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा, या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इनफॉर्मल किसको बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड या 10 से कम लोग। क्लियर। चलिए, तो आज अपना यहीं पे विश्राम लेते हैं। नेक्स्ट सेशन अपन लेंगे ग्रेजुएशन लेवल की जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने में। एक ही सेशन के अंदर मैं 2 घंटे के अंदर पूरा जो है आपको रिवाइज करवाऊंगा। तब तक के लिए मेरा निवेदन है कि तुरंत से तीनों टॉपिक जो है ये मैं पीपीटी अपने कोर्स के अंदर अपडेट कर दूंगा, तुरंत से आप जो है इन्हें क्या करें, देख लें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।